तो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आप लोग से रूबरू हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन साइंस की क्लास में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे थे, ठीक है, और ग्रुप डी का बहुत सारे लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं। तो बेसिकली अभी आपका रेलवे का अपकमिंग एग्जाम जो बचा है, एनटीपीसी ले लो, ग्रुप डी ले लो, बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है, और भी जो एग्जाम्स आपके रेलवे है तो उसके लिए। और ग्रुप डी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपका जो ग्रुप डी में साइंस बहुत अच्छा लेवल का आ रहा है, ठीक है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए आपका समय है अभी ग्रुप डी में, तो हम लोगों ने एक टारगेट रखा है क्यों ना साइंस का लेवल जितने भी ग्रुप डी के है उसको टारगेट किया जाए। ग्रुप डी में जितने भी 99 शिफ्टों में क्वेश्चन आए उसका हम लोग सीरीज लेकर के आए हैं। तो ये आज तीसरा दिन है, बहुत दिनों के बाद तीसरा दिन आया, ठीक है। इससे पहले मेरी 2 वीडियोस थी तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था लाइव आने में, तो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, ठीक है। और बता दूं कि ये ग्रुप डी का सीरीज चलेगा, डे 3 है, बेस्ट साइंस है। साइंस कहने का मतलब इसमें जो हर शिफ्ट के अच्छे क्वेश्चन थे उसको मैं कलेक्शन लेकर के शिफ्ट वाइज है, और ये जितने भी शिफ्ट वाइज हैं इस बुक को मैं करवा रहा हूं आपको, और एक सेट वाइज करवा रहा हूं। तो 2022 के सॉल्व पेपर सभी आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को सेट लगाना है, क्योंकि सेट लगाना है, क्वेश्चंस खोजना, तो ये बुक भी आप लोग देख सकते हो। ये किरण प्रकाशन की वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 मिला के दोनों 99 शिफ्ट में दिया हुआ है, यहाँ से भी आप सेट मार सकते हो। और इसी को हम लोग आगे कराते हैं टॉप 25 क्वेश्चन, मतलब ग्रुप डी में जो आए हैं। और बता दो, ये ना समझना कि इस सीरीज से आपका ग्रुप डी के ही साइंस बनेंगे। जितने अच्छे अच्छे लेवल है ना ग्रुप डी का साइंस 2022 का सबसे अभी तक रेलवे तगड़ा पूछा गया साइंस है। आप देखना कैसे टैकल किया जाता है। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े होंगे शुरू से उनको पता होगा, जो हमसे पहले क्लास किए, कि साइंस आपका अगर यहाँ है ना तो मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा, ठीक है। बाकी क्लास में डिटेल एनालिसिस करूंगा, टोटल बेस्ट क्वेश्चन जितने हैं सबको मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना, थोड़ा पेशेंस बनाकर कॉपी किताब लेकर के बैठना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। बहुत ही बेहतरीन पहले क्वेश्चन के साथ एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से, देखो पीपीटी लेकर के क्वेश्चन बाकी अपना समझाऊंगा और एनालिसिस करवाऊंगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से एक्सपीरियंस कर सको साइंस के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या थी? तो आवर्त सारणी की अगर बात किया जाए तो तत्वों का जब खोज हो रहा था तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आवर्त सारणी दिया, मतलब तत्वों को अलग अलग उनके गुण धर्म के आधार पर सभी अलग अलग वैज्ञानिक ने सजाने का प्रयास किया। सबसे पहले आए कौन है? डोबरेनियर तिर्यक साहब है। डोबरेनियर ट्राइड रूल दिया गया है ना, डोबरेनियर ने दिया तिर्यक रूल दिया। उन्होंने तत्वों को 3 ग्रुप में सजाया, तत्वों के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, है ना। फिर उसके बाद कौन है? उसके बाद आपका डोबरेनियर आए, देखो यहाँ पे डोबरेनियर है, यहाँ पे लिख दिया जैसे कि डोबरेनियर ने 3 तत्वों को सजाया, लिथियम कैल्शियम, लिथियम हो गया, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर उसके बाद सेकंड नंबर, सबसे पहला ये, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? फिर न्यूलैंड ने ऑक्टेव साहब, न्यूलैंड ऑक्टेव ने अष्टक नियम दिया। इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां थी। फिर उसके बाद कौन आए? मेंडलीफ आए। कौन आए? मेंडलीफ ने। इन्हें भी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, मेंडलीफ ने दिया। फिर इसके बाद इसमें भी कुछ खामियां थी, है ना, बहुत सारे चीज नहीं सेट हो पा रहे थे, और ये तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर सजाया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या थी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की अक्रिय गैस को मौजूदा क्रम में छेड़े बिना एक नए समूह में रखा जा सकता था। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन करके बहुत तरीके से, ये भी सही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है इसको फिक्स कोई स्थान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो धातु की तरह भी बिहेवियर करता है और अधातु की तरफ है, क्योंकि इसका धातु की तरफ देखा जाता है अगर वैलेंसी इसका 1 है लेकिन इसमें माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको लेकर के, और अधातु में कैसे? क्योंकि ये गैस है, क्योंकि जनरली गैस के अधातु है, तो ये गैस की तरह, और इसका वैलेंसी 1 है तो धातु का वैलेंसी 1। तो ये इन्होंने मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को यहाँ पे फिक्स स्थान नहीं दिया, है ना। तो ये इनका ड्रॉबैक था। ये क्या था? ये ड्रॉबैक, ये हो जाएगा। बाकी सब ये ध्यान देना, पहले किसने दिया? डोबरेनियर ने, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव, फिर उसके बाद मेंडलीफ, फिर इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी कौन जना? कॉपी में लिख लो, मोसले साहब, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉप, शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, एक यौगिक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछने का तरीका देखो, साइंस का लेवल कैसा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है CuSO4 की 2 सूत्र इकाई पानी के 2 अणु साझा करती है। CuSO4 की 2 सूत्र इकाई पानी के 1 अणु को साझा करती है। CaSO4 का मतलब क्या हो रहा है मेरे भाई? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की 1 सूत्र इकाई में पानी की 1 अणु होता है, या कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाई पानी के आधे गए, आधे लोग ढह गए यहीं पे, ठीक है।
तो अब इसको कैसे करेंगे आप लोग थोड़ा सा सोचो और बताओ, मैं इसको बता। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझो इसको। पहले जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा ना, बेसिक चीज जब तक नहीं बना पाओगे। कहाँ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, पूछा नहीं। देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। जब जिप्सम को क्या कहता है, जिप्सम को गर्म किया था तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ये हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दो तरीके से लिखा जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये हो गया क्या, जिप्सम हो गया। जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब क्या बनता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ये जो बना मेरे भाई, ये जो आपका बना, यही बना क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट का हाफ, आधी इकाई। तो कैल्शियम सल्फेट देखो, CaSO4 की 2 सूत्र, पानी के आधे अणु, कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाई, कैल्शियम सल्फेट का 2 सूत्र और पानी के आधा। तो देखो यहाँ पे क्या, कैल्शियम सल्फेट दुगना है और पानी आधा है। अरे मेरे भाई इसको ऐसे समझो, CaSO4 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ H2O है। इसी को और लिखने का एक तरीका ऐसे नहीं ले सकते हो। देखो कैल्शियम सल्फेट के आगे कुछ नहीं तो क्या, एक तो है। तो कैल्शियम सल्फेट कितना है, एक है, एक कैल्शियम सल्फेट के एक अणु, और पानी के अणु कितना है, आधा है, पानी के अणु आधा। तो कैल्शियम सल्फेट के 2 बोल सकते हो, मतलब दुगना और ये आधा। इसको इसी तरह वापस लिख सकते हो 2, इसको ऐसे 2 CaSO4। तो हमेशा ये दुगना रहेगा और ये इसका पानी आधा, 2 CaSO4 इंटू H2O बोल दो। अब यहाँ पे देखो, अभी पानी का मॉलिक्यूल्स अणु कितना है, एक है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आपका 2। तो देखो, तो वापस से कैल्शियम सल्फेट दुगना और ये पानी आधा, यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट इसके दुगना, हाफ का 1। तो CaSO4 की 2 सूत्र इकाई, 2 सूत्र मतलब दुगना, हमेशा यहाँ भी दुगना और पानी के आधे अणु, पानी। क्वेश्चन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये दोनों फॉर्मूला आपका हो सकता है। तो क्वेश्चन डीप देख लो भाई, हल्के में लेना तो आपका जाएगा ही, ठीक है। बहुत सारे बड़ी हार्ड नहीं भाई, आपका बेसिक कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मेरे भाई ये बताओ, किनवन, बहुत सारे लोग बियर पीते होंगे, अल्कोहल पीते होंगे। तो अल्कोहल हो गया, बियर जो होता बनता है वो किस प्रोसेस के माध्यम से बनता है, किनवन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किण्वन क्या होता है, जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट बैक्टीरिया के द्वारा रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किण्वन। और किण्वन के लिए क्या चाहिए, बहुत जरूरी है, ईस्ट एक क्या है, एक फंगस है। ईस्ट क्या, एक फंगस है। ईस्ट क्या है, एक कोशिका फंगस है ना। ये फंगस ईस्ट होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करता है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और उसको ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है और उसको लोग अल्कोहल के रूप में यूज करते हैं, है ना। पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ याद रख लेना मेरे भाई। अमीबा, है ना, ये भी अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसको स्लीपर सेल भी बोलते हैं। और ये ईस्ट फंगस के अंदर आता है, फंगस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो देखो यहाँ पे शुगर या ग्लूकोज हो, इसको ईस्ट के सहायता से जब रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बहुत कम ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन निकाल दिया माइनस, तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके साथ साथ अल्कोहल। और इस प्रोसेस का पूरा नाम क्या है, किण्वन बोलते हैं। समझ में आया। तो ये सब तीनों प्रोटोजोआ ग्रुप के अंतर्गत आते हैं और इसका सही आंसर ईस्ट होगा। और ईस्ट एक तरह का क्या है, फंगस है। फंगस के एक और एग्जाम्पल आप कमेंट में टाइप कर दें, ठीक है, जाने से पहले। चलो मेरे भाई बताओ, आपका भी हड्डी होगा, लिगामेंट होगा, क्या आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक को सुधारने में मदद करता है। मतलब उत्तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मेरे भाई, टिश्यू बोलते हैं। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रिपेयर द टिश्यू, मतलब इनमें से कौन सा उत्तक को सुधारने में मदद करता है। तो टेंडम करता है, सब उत्तक ही है, टेंडम भी, लिगामेंट, एरियोलर, कार्टिलेज। क्या होगा इसका, आप लोग मेरे को आंसर बताओ, आंसर जल्दी से बताइए। और आप चेक करना कि आपके कितने सही होते हैं। आज हमारे क्लास में वीकली टेस्ट हुआ और रवि बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्मेंस किया, ठीक है, कांग्रेचुलेशन को देते हैं। ऑफलाइन वाला टेस्ट, ऑफलाइन वाला सोचूंगा मैं कल देखता हूँ, आपको लिंक दे दूंगा। आप लोग ग्लोबली सब लोग देते हैं, ठीक है, आप भी वहाँ पे देख लेना हमारे स्टूडेंट का क्या मार्क्स है, आप भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, सब फाउंडेशन के बच्चे हैं, है ना। चलिए इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक, तो उत्तक क्या होता है, देखो बहुत तरह के आपको उत्तक पढ़ना। उत्तक में होता है
डेंस कनेक्टिव टिश्यू सघन उत्तक होता है, एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू होता है, एरियोलर होता है, जिसमें हवा होता है भरा हुआ, ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड भी एक तरह का उत्तक है, सरल संयोजी उत्तक, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू जो हड्डियों में पाया जाता है। तो उसी तरह बात करना उत्तक को सुधारने में कौन सा टिश्यू मदद करता है, तो एरियोलर टिश्यू। कौन सा? एरियोलर टिश्यू मेरे भाई उत्तक को सुधारने में मदद करता है, और ये है एरियोलर टिश्यू। ये है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या? एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू। इसका क्या काम है? आपका कहीं स्किन है ना कट उठ जाता है, वहां उत्तक जो डैमेज हो गया उसको सुधारने का काम करता है। अब बात करते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट और टेंडम। तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने, बोन टू बोन, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। और ये टेंडम बोन टू मसल्स, हड्डियों को मसल से जोड़ने में काम करता है। कौन? टेंडम, बोन टू मसल्स, है ना, बोन टू मसल्स, ठीक है, बोन टू मसल्स को जोड़ने में। और कार्टिलेज क्या होता है भाई? तो कार्टिलेज आपके जोड़ों और हड्डियों को कार्टिलेज नामक कठोर संयोजी उत्तक तरह, आपके जोड़ और हड्डी में जो होता है ना एक कठोर जो परत पाया जाता है ना, वो संयोजी उत्तक द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो मजबूत और लचीला होता है। कार्टिलेज बोन, देखो एक हड्डी जो बहुत कठोर होता है, और एक हड्डी और नाक का हड्डी देखो बहुत मुलायम, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, उपास्थि बोलते हैं। और अस्थि मतलब वो जो हार्ड है जिसको बोन बोलते हैं, और उपास्थि मतलब कार्टिलेज जो मुलायम हड्डी, कान का हड्डी सब कार्टिलेज है। मुर्गा उर्गा खाता है जब तो मुलायम वाला पार्ट आगे पट से तोड़ देगा तो कार्टिलेज बोले, क्या बोलेंगे? कार्टिलेज, जो बीच में पाया जाता है, ठीक है। लिगामेंट एक टिश्यू है जो हड्डी और हड्डी के बीच पाया जाता है। टेंडम क्या? बोन और मसल्स के बीच पाया जाता है। एरियोलर टिश्यू क्या है? एक तरह का उत्तक है जो उत्तक को सुधारने में मदद करता है। कार्टिलेज के बारे में बता दें। ये हमारे बॉडी में क्या कभी चोट लगे तो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, क्योंकि ये मुलायम और लचीला होता है, ऐसे लचीला होता है, ठीक है, हार्ड नहीं होता है। समझ में आया? चलिए अब मेरे भाई यहाँ पे बताना, आशा करते हैं आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा और समझ और अच्छा लग रहा तो शेयर जरूर करना। मैं वादा लेता हूँ कि हम जैसे साइंस पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे बहुत कम टीचर ऐसे मिलेंगे जो आपको डिटेल बताएंगे। अगर बता भी रहे हो तो अपने पेड कोर्स में, ठीक है ना। और ऐसे भी मेरा साइंस अगर हम चलाएंगे तो पेड कोर्स को तो ऐसे ही वाट लगना स्वाभाविक है। और इससे पहले हम लोग का क्लास भी आप लोग देख सकते हो कैसे हम लोगों ने क्लास किया, बहुत कम किया है क्लास, लेकिन जब भी करते हैं ना बेहतर ढंग से करते हैं। सीमेंट क्या है भाई? एक पदार्थ, एक है ना, सीमेंट जो क्या जोड़ने उड़ने में, घरों में जोड़ने में काम आता है। तो सीमेंट सिंगल नहीं बनता, बहुत सारे यौगिक को मिला करके, बहुत सारे यौगिक और तत्वों को मिला करके बनता है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल जो जोड़ने का काम करता है। तो किससे मिलकर बनता है? निम्नलिखित रासायनिक यौगिक। तो सीमेंट अलग अलग चीजों से मिल करके बनता है। सिलिका हो गया, कैल्शियम हो गया, जिप्सम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उस सबसे मिलकर के बनता है। लेकिन इसमें से किस में बनता है? तो कॉपर ऑक्साइड तो होगा ही नहीं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं। ये क्या है? पेट की अम्लीयता को दूर करता है, पेट की अम्लीयता दूर करता है ना। यूज करते हैं इसको एंटासिड के रूप में। एंटासिड अगर आप ठूस के खा लो, आपके पेट में अम्लीयता का माध्यम बढ़ गया तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये तो सीमेंट में डलेगा ना एंटासिड की। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया आपका? एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये तो होगा नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लोहे के पटरियों में बिल्डिंग करते हैं वहां पे ये डालते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। अच्छा, ये सब कैसा बेस है? सब कैसा बेस है? धातु के ऑक्साइड है, धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु सब क्या बेस है, गुण में क्षारीय है, ये भी आपने सीखा। ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग खड़िया चूना। इसको क्या बोलते हैं? खड़िया चूना। तो चूना, खड़िया चूना बोलते हैं इसको, या लाइम बोलते हैं, लाइम बोल सकते हैं। खड़िया चूना बोल दो, लाइम बोल दो, या बिना बूझा चूना, इसको क्या बोलते हैं? बिना बूझा चूना। इतना नाम क्या आप इससे पहले नाम जानते थे? इतना नाम बिना बूझा हुआ चूना। तो ये आपका सीमेंट में यूज होता है। और सीमेंट के साथ साथ मेरे भाई देखो क्या क्या यूज होता है, देखो कितना बेहतरीन पीपीटी लेकर के आया, बहुत कम क्लास होगा, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यहाँ पे एक चीज देखो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO होता है, ना कि MgOH होता है। आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3 होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम होता है, ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। सिलिका होता है ना, ये याद रखना, ठीक है। लाइम यही हो गया CO, देखो ये है ना CO। अल्कलीज हो गया, और सल्फर, कुछ अल्कली क्षार भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई बोलो, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इतना यूज होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये यूज होता है, ठीक है, याद रखना, समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन है कम लेकिन बहुत है दम, है ना। शिवम क्लासेस धनबाद, याद रखिएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी
कीट भक्षी का मतलब क्या होता है? भक्षण करने वाला। किसको? कीटों को खा जा रहा। देखो जनरली पेड़ पौधे क्या होते हैं ना, वो स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं ना, जड़ से पानी लेंगे, मिनरल्स लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू क्या करते हैं? अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो दूसरों पेड़ पौधे दूसरे से पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो पतंगी कीटों को खा जाते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट। यहाँ देखो इमेज में पीचर प्लांट है ना, सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप। मतलब देखो यहाँ पे मधुमक्खी उड़ रही है इधर उधर, इसका मुंह खुला रहेगा, बड़ा मस्त इसमें से सुगंध आएगा, स्मेल बहुत अच्छा आएगा ना। ये देखो पीचर प्लांट है ना, इसमें से बड़ा खुला हुआ रहता है, ऐसा रहता है, घटपर्णी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा ऐसा रहता है, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ठीक, इसके अंदर बड़ा अच्छा सुगंध आएगा। और इसके अंदर क्या रहता है? एंजाइम रहता है। जैसे ही मधुमक्खी आई बेचारी, मधुमक्खी आई और चिपक गई, यहाँ पे गई, जैसे रस चूसने चिपक गई और ये बंद, और धीरे धीरे मर जाएगी। और इसके अंदर जो एंजाइम होता है, एंजाइम उसको चूस के एकदम निचोड़ देगा, फिर फेंक देगा। तो ये पीचर प्लांट हो गया, या इसको घटपर्णी भी बोलते हैं। और क्या क्या होता है? सनडीव होता है और वेनस फ्लाई ट्रैप ये भी है। देखो कितना भयानक है कि नहीं, एकदम जकड़ लिया है मुंह में एकदम ऐसे। देखो ये बेचारा यहाँ पे फंस गया है, कोई बचा ले यार इसे, है ना। तो ये कुछ पेड़ पौधे को देख के मत समझना ये भी होते हैं मांस खाने वाले, ठीक है। जैसे तो मशरूम तो एक तरह क्या मोल्ड फंगस है, ये क्या है? फंगस। कद्दू तो जो आप खाते हो, लाइकेन से क्या बनता है? ठीक है, लाइकेन से आपका क्या बन जाने वाला है? लाइकेन का पौधा से इसके क्या होता है? पीएच स्केल बनता है। क्या बनता है? पीएच स्केल बनता है, ठीक है, पीएच स्केल आपका बनता है। कुछ काम था क्या सर? चलिए ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब बैठिए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एक सर्किट में 3 प्रतिरोध है भाई, एक सर्किट में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 होते हैं और उनके मान पर ऑप्शन दिया हुआ। R1 का दिया हुआ 5, 10 और 30, जिनमें 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं और ये कैसे समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध बताइए, कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में जब जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट बराबर 3 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जिंदाबाद। समानांतर के लिए लगा दीजिए फॉर्मूला 1/RE बराबर कितना भाई? 1/5/1/10 प्लस 1/30। सबको लेंगे, एलसीएम होगा 30, 5 36, 10 3 30, 30 एकम 30, 6 3 9 1 10/30, 10/30 बच गया 3। इनने उलट दीजिए इसको, इधर आर ऊपर कीजिएगा, 3 ऊपर 3 ओम रेजिस्टेंस जिंदाबाद। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? क्लास कैसा लगा बताना, कमेंट करते जाना, मजा आएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, धीरे धीरे इसको रिकॉर्ड करेंगे कि लाइव में दिक्कत होता है, ठीक है। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म पाए जाते हैं? अगर बोले मानव की बात करें तो मानव में मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। तो गुणसूत्रों का क्या काम है ना, तो गुणसूत्र का क्या काम है? जन्म के समय एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में जीन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जो एक लक्षण को लेकर के जाते हैं। तो मानव में गुणसूत्र की बोले तो मानव में जो गुणसूत्र होता है नंबर में कितना होता है? 46 नंबर में बोलेंगे तो कितना होता है? 46 होता है। और जोड़े में पेयर कितना? 23 जोड़ी होता है। लेकिन अब बात करते हैं भाई 23 जोड़ी होता है, 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होता है वो क्रोमोजोम, 23 जोड़ी में से 22 गुणसूत्र, क्रोमोजोम का मतलब गुणसूत्र, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोजोम होते हैं, ठीक है। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हो गया वो ऑटोजोम, जो दैहिक संरचना करते हैं। क्या? दैहिक संरचना, आपके शरीर बनावट में है ना, दैहिक संरचना में भाग लेते हैं। लेकिन एक पेयर या मेल या दोनों फीमेल, ये दोनों एक पेयर है, इसको क्या बोलते हैं? ऑलोजोम। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 22 पेयर को ऑटोजोम बोलते हैं जो दैहिक संरचना में भाग लेते हैं, और एक ऑलोजोम जो लिंग निर्धारण करते हैं कि मेल और फीमेल जो आने वाला संतति है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो एक पेयर है। मेल का एक पेयर XY मेल में होता है, फीमेल में XX, ये डिसाइड करेगा, और इसे क्या बोलते हैं? ऑलोजोम, जो लिंग निर्धारण में मदद करता है। तो पूछेगा लिंग निर्धारण में कितने जोड़े मदद करते हैं? तो एक। क्या पूछा हुआ? मानव में लिंग गुणसूत्र तो होता है कितना? 23 जोड़ा बोल दो या 46 गुना, लेकिन लिंग गुणसूत्र कितना होता है? लिंग निर्धारण वाला एक, लिंग निर्धारण एक। अब पूछेगा दैहिक कायिक में या दैहिक संरचना में कौन? तो 22 को पेयर, ठीक है। तो एक युग्म मतलब 2 गुणसूत्र, 2 नंबर में बोलेंगे तो 2 गुणसूत्र। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मेल और फीमेल। तो देखो अब क्या होता है भाई, मेल में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये मेल में स्पर्म होता है जो XY होता है, और फीमेल में क्या होता है? ओव्यूम, अंडाणु XX होता है। तो ये हो गया, ये 50-50 चांसेस है, ठीक है।
और ये याद रखना कि डिसाइडेबल कौन होता है, कि लड़का हुआ कि लड़की, किस पे यार डिपेंड करता है, मेल पे, याद रखना। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ दिन पहले ऑफलाइन क्लास में करवाए थे आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित समाधानों में से कौन प्रकाश बिखेर सकता है। देखो याद रखना, प्रकाश को बिखेरने के लिए क्या चाहिए, तो प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजर रहे हैं, अगर उसके माध्यम में कोई ऑब्स्ट्रकल ना है तो सीधा प्रकाश जाएगा, लेकिन प्रकाश के अगर रास्ते में कोई छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स है तो प्रकाश फैलने लगेंगे। तो बोलेंगे प्रकाश का किसी कणों से टकरा कर बिखरना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग लाइट का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो प्रकाश, तो जैसे कि मान लो ये नॉर्मल है, अगर धूल का, तो देखते हो घरों में कभी कभी, देखो यहाँ पे कैसे होगा, है ना, ये देखो लाइट है, ये जंगल था, ठीक है, बहुत घना जंगल, यहाँ से छोटा सा एरिया था, यहाँ से जैसे ही लाइट आया तो देखो बिखेर गया। क्यों बिखरा भाई, तो होल तो छोटा था, बिखर क्यों है, क्योंकि इसमें इस माध्यम में वातावरण में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है जो क्या करे, प्रकाश का लाइट को बिखेर दे रहे हैं और प्रकाश का रास्ता चौड़ा हो जा रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है आपको, कोलाइडी सॉल्यूशन में। अगर घोल की बात करें तो किस घोल में देखने को ज्यादा मिलता है, कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन में। देखो भाई स्पेलिंग में मत जाना, स्पेलिंग मेरा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन फीलिंग को समझो, कोलाइडी घोल, इसमें कौन होगा, कोलाइडी घोल, कोलाइडी घोल, ठीक है। कोलाइडी घोल का एग्जांपल क्या क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो कोलाइडी घोल में जैसे कि दूध हो गया, आपका स्याही हो गया, ठीक है, कोलाइडी घोल है ना। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ये क्या, वास्तविक विलयन है, इसमें नहीं प्रकाश नहीं। कोलाइडी घोल में क्या होता है, इसमें निलंबित के कण होते हैं जो परिक्षेपित अवस्था में रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इससे प्रकाश टकराया तो प्रकाश का बिखराव हो गया, तो प्रकाश बिखेर दिया कौन घोल में, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन ये भी होगा, अंधेरे कमरे में भी आपको धूल के पार्टिकल्स दिखते हैं, यहाँ भी आंसर। चलिए अब ये बताइए मेरे भाई, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। फ्रेडरिक वोलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग। फ्रेडरिक वेलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने यूरिया बनाया। तो जब यूरिया वो बनाने जा रहे थे, तो यूरिया बनाने के क्रम में सबसे पहले किस रासायनिक का यूज किया। तो पूछेगा पहला क्वेश्चन, तो आंसर है फ्रेडरिक वेलर। यूरिया की खोज किसने की, फ्रेडरिक वेलर। सबसे पहले फ्रेडरिक वेलर जब यूरिया बना रहे, यूरिया क्या होता है, खाद होता है ना, मानव द्वारा पहला बनाया संश्लेषित खाद था, है ना, यूरिया, जो फ्रेडरिक वेलर के द्वारा बनाया गया था, है ना। अब अमोनियम साइनाइड, अब इसका यूज किसका किया था, तो उन्होंने अमोनियम साइनाइड का यूज किया था, इस केमिकल का यूज करके यूरिया बनाया था। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। और यूरिया इसका देखो आजकल खेत फसलों में, लेकिन हम लोग प्राकृतिक यूरिया यूज करते हैं गोबर का। ये है आपका यूरिया, देखो कितना सुंदर है, गोल गोल चीनी जैसा, है ना। खा मत लेना चीनी समझ के। मैं एक नाना जी आए थे, खेती हो रहा था, आराम से मस्त चीनी खुले में खा गए, ऐसा भयानक लगा ना, बोले ठीक हुआ ज्यादा नहीं खाया तो फिर खाने लायक नहीं रहा, ठीक है। तो ये अमोनियम साइनाइड, ये अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है, देख लो NH4NCO-। गर्म करते हैं तो इसी को, जब अमोनियम साइनाइड को गर्म करते हैं तो यूरिया निर्माण होता है इसका। और फ्रेडरिक वेलर तो डिटेल भी बता दिया। यूरिया जिन्होंने जिंदगी में नहीं देखा, जो शहर में रहे हैं, जिनको कभी नसीब नहीं हुआ खेत जाने का कि यूरिया क्या, तो देख लो भाई, आज आपको मेरे द्वारा यूरिया का सौभाग्य प्राप्त हो गया देखने को। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे किसी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में की उपस्थिति में, देखो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में जब भी कोई हम कंडक्टर लाएंगे तो उस पर फोर्स फील होगा। क्या होगा, फोर्स फील होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक धारावाही चालक पर कार्यरत बल, अभी बोले चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक आप लेकर के आएगा तो उसमें एक फोर्स फील होगा, तो मूवमेंट करेगा, या फिर तो दिशा निर्भर करती है किस पे, तो धारावाही चालक। जैसे कि मान लीजिए, अब ऑप्शन देखो यहाँ पे, ठीक है, अब ऑप्शन देखो, मान लीजिए ये मान लो कि ये कोई धारावाही चालक है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से धारा ऐसे जा रहा, धारा ऐसे जा रहा इधर की ओर, ठीक है, करंट इधर फ्लो हो रहा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसमें धारा अभी कैसे जा रहा है, इधर। क्योंकि किसी भी धारावाही चालक को चुंबक के बीच में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से जब गुजरती है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके कारण ये धारावाही चालक पे एक फोर्स फील होगा, और ये क्या होगा, फोर्स फील होगा तो ये मूवमेंट करेगा, ये क्या करेगा, ऊपर की ओर मोशन करेगा, ऊपर की ओर मोशन करेगा। अब क्या करो, ये साउथ नॉर्थ को पलट दो, साउथ नॉर्थ को पलट दो, तो साउथ नॉर्थ को जब पलट दिया, अब यहाँ लाए तो अब ये डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर मोशन करने लग गया। तो जब चुंबक की गति को बदल दे तो ये मोशन करने लगे, तो इसमें चुंबक क्षेत्र और दिशा, और ये क्या कर सकते हैं, या तो आप, तो देखो हम जब चुंबक के क्षेत्र को बदल रहे हैं तो बल का दिशा भी बदल जा रहा है, अभी इधर मोशन कर रहा था, अभी साउथ नॉर्थ इधर से करेगा। या आप एक काम करो, चुंबक को वही रहने दो, एक बार करंट इधर से गुजारो,
तो अलग मोशन या करंट को उल्टा डायरेक्शन से जाएगा, घुमा तभी या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स अलग हो जाएगा, या आप फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में दोगे तो वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो चुंबक क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा बदलने पे वो बल आपका चेंज होता है। समझ में आया? मतलब दो मैग्नेट के बीच इसको रगड़ते रहो, या एक काम करो करंट का डायरेक्शन को चेंज करो, तभी फोर्स फील होगा। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग, है ना। तो ये होगा आपका दोनों। देखो डायरेक्शन चेंज करे, अभी प्लस की ओर था तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, माइनस की ओर किए तो देखो ऐसे होने लगा। ठीक है, इधर से चलाए तो ये चीज आपका दोनों बदलने पे बदलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे 5 ओम के 3 प्रतिरोध, 5 ओम के 3 प्रतिरोध है। ठीक है, R1 5 ओम के 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए और 10 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित श्रेणी क्रम के 2 सिरों से जुड़े हुए। तो धारा, बैटरी से प्राप्त धारा, धारा का मतलब I बराबर क्या होगा मेरे भाई, ये बताओ। आपका वोल्टेज दिया हुआ तो हम जानते हैं V बराबर I इंटू R, धारा निकालना I, तो I बराबर क्या होगा V बटे R। तो V तो आपको पता है 10, V तो आपको पता है 10, ये लिख दोगे। R कहाँ से लाओगे, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो R निकल दो, श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा मेरे भाई। 5 प्लस 5 प्लस 5 तो आपके लिए कर रहे हैं, ऐसे करने का जरूरत नहीं। 15, तो 10 बटे 15 कितना हो जाएगा, अब पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 छक 18, 6 7, ये आएगा आपका आंसर। 6 आएगा तो 6 7 एम्पियर लिख लो। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो हाजिरी लगाओ और बोलो अभी महाकुंभ चल रहा है, जितने भी आप लोग महाकुंभ में पाप किए हैं धो के आओ भाई, 144 साल बाद तो वो मन में बैठ गया। ठीक है, लोग मतलब भीड़, अभी ट्रेन का हालत देखिए, महाकुंभ का ऐसा हाल है भाई, लोग मतलब कि जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। अरे भाई आप कुछ अच्छा काम कर दिए समाज में, लोगों के लिए भाई कर्म से सबसे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन लोग को नहीं महाकुंभ में जाना है, भीड़ में, ट्रेन में, गार्जियन को भी ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं भाई, क्या ही मतलब बोले, लोग भीड़ के पीछे भाग रहे। हाँ भीड़ नहीं होता, नॉर्मल होता तो जाते, लेकिन जान जोखिम में डाल के जाना है। एक तो सबसे पहले सवारी जो उनको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर ज्यादा लगे तब जाओ, अब जान जोखिम में डाल करके जाना बहुत बड़ा कोई तोफखाना वाला काम नहीं है। एक समझाती है श्रेणी, एक हमारे बगल के टीचर है, सर जा रहे थे तो बोले सर आपको भी चलना है, तो बोले पहले आप जाइए, तो वो गए, भीड़ को ही देखे और उनके रिलेटिव जो ट्रेन में तो चढ़ गया, बेचारे चढ़ ही नहीं पाए, टिकट कटा है, वो वापस रिटर्निंग लेकर के आया। बोले वाह, बोले सर अब लगता है कुंभ जाने का मौका नहीं, अभी तो लास्ट समय भीड़ भी ज्यादा है। ठीक है, चलो एक समझातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम होगा। एक समझातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे, क्वथनांक मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिसको थोड़ा सा हीट करेंगे कम टेम्परेचर पे क्या होता है, वेपर हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, समझातीय श्रेणी है ना, अल्कोहल, ठीक है, वो है समझातीय श्रेणी में से जिसके कार्बन के परमाणु जितना कम उतना क्वथनांक कम, ये याद रखने का तरीका है। कार्बन के परमाणु जितना कम उतना क्वथनांक, मतलब जितना छोटा उतना कम। तो देखो यहाँ पे कार्बन के परमाणु 1 है तो इसका क्वथनांक सबसे कम, क्वथनांक सबसे कम होगा, क्योंकि कार्बन के अणु कम है, यहाँ पे कार्बन के अणु ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे, तो ब्रेकडाउन करने में ज्यादा एनर्जी जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है कार्बन के परमाणु कम है ना, कार्बन के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कम से, तो हीट एक ही एटम को ब्रेक करना, कार्बन के 10 परमाणु, तो 10 को ब्रेक करना, बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा भाई, तो इसका आंसर आपका ये होगा। समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट है, जब कंसेप्ट पढ़ोगे ना तब क्लियर होगा। चलिए अब बताइए मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार, क्या होता है जब चूने के पानी से CO2 गैस, चूने के पानी, ये चूने के पानी को बोलते क्या है, सबसे पहले ये समझो, चूने के पानी को बोलते क्या होता है, बूझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना बोलते हैं, या इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, बिना बूझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बिना बूझा हुआ चूना कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाते हैं तो क्या होता है, तो चलो इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो बिना बूझा हुआ चूना, फॉर्मूला इसका क्या होता है भाई, और फॉर्मूला CaOH का होल्ट वाइज, तो बूझा हुआ चूना बनता कैसे, CaOH का होल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या, कौन सा गैस, CO3 गैस पास करते हैं तो क्या बनता, CaCO3 प्लस आपका वाटर रिलीज होता है। तो अब ये CaCO3 का बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं चूना पत्थर बोलते हैं मेरे भाई, चूना पत्थर जो अंडे के ऊपर, यही क्या होता है, अंडे के ऊपर का कवच होता है, यही क्या होता है,
अंडे के ऊपर का कवच होता है या संगमरमर का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये इसका कलर कैसा, व्हाइट, मिल्की व्हाइट होता है, दुधिया कलर कैसा होता है, घोल। ये जो चूने का पानी था, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करा इसका कलर दुधिया कलर हो गया है ना। और घर में पुट्टी करवाते हैं, घरों में पुट्टी के लिए भी यही फॉर्मूला, जो व्हाइट हो जाता है घरों में पुट्टी, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, दुधिया हो जाता है। ठीक है, याद रखना। वॉशिंग सोडा, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा, धावन सोडा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, धावन सोडा, धावन सोडा। तो दो चीज याद रखो, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं ना, सोडियम बाई कार्बोनेट हम लोग बोलते हैं। और ये कैसा होता है, देखो धातु है तो धातु का कार्बोनेट हो, धातु का हाइड्रोक्साइड हो, धातु का ऑक्साइड, धातु के साथ जितना हो सब क्या होगा, क्षार होगा। तो आप तो इसको मार दीजिएगा और हो जाएगा पट से गलत। वॉशिंग सोडा है क्या, एक क्षार है, लेकिन यहाँ दिया एक मूल नमक। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्षार पूरा दुनिया मारेगा लेकिन समझदार मारेगा मूल नमक। क्योंकि वॉशिंग सोडा बना कैसे है मेरे भाई, तो वॉशिंग सोडा बना क्लोरो एल्कली प्रोसेस है। देखो वॉशिंग सोडा बनने का सॉल्वे प्रोसेस से बना है। Na नमक लेते हैं, NaCl प्लस पानी लिए, है ना, फिर NH3 अमोनिया लिए, फिर इसमें कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो क्या बना, NH4Cl प्लस NaHCO3 बना। अब इसको वापस से जब गर्म किया, इसको बोलते हैं क्या, खाने वाला सोडा। अब NaHCO3 को वापस से जब हीट करोगे तो Na2CO3 इंटू H2O, समझ में। अब ये वापस से Na2CO3 है, वापस से Na2CO3 में कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ऐड करेंगे तो Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये बनेगा आपका क्या, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा तो टेस्ट में क्षार होगा, लेकिन मूल क्या था भाई, मूल नमक था। कहां से, नमक, इसी को बोलते हैं नमक और पानी का। 30% नमक और पानी को होता है, 30% ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ये मेरे में आया था क्वेश्चन, ब्राइन सॉल्यूशन घोल होता है। तो वॉशिंग सोडा बनाने में भी ब्राइन सॉल्यूशन यूज होता है, और ये खाने वाला सोडा बनाने में, ये खाने वाला सोडा का फॉर्मूला है, ये लिख लेना, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा का। तो मूल नमक, बेकिंग सोडा हो चाहे खाने वाला सोडा, बना कैसे, मूल नमक की तरह, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन घोल। नमक और पानी का 30% जलीय घोल क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन या लवणीय घोल, समझ में आया, क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऊपर पढ़ने से रिजल्ट तो नहीं होगा, दिक्कत है। तो बाकी ये था, इसका PDF मैं आपको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल देंगे। कैसा लगा सब कमेंट में बताना, अच्छा लगा तो बताना, अच्छा नहीं भी लगा तो वही बताना कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट करना और लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए धन्यवाद, क्लास को यहीं तक रखते हैं।